गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है शुक्रवार 18 अप्रैल 2025। चलिए कुछ ताज़ा खबरें देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं आज के इतिहास की। दोस्तों 18 अप्रैल 2025 ये दिन विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा कुछ राज्यों में गुड फ्राइडे होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। और दोस्तों आगे बात करें तो आज ही शाहजहां ने मुमताज से निकाह किया था। और आपको बता दें, देश में आजादी की अलख जगाने वाले तात्या टोपे को 1857 की आजादी की पहली क्रांति में निर्णायक भूमिका निभाने पर फांसी पर लटका दिया गया था। और आपको बता दें, आज ही गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत के लिए बिहार के चंपारण का चयन किया था। और आज ही के दिन जाने माने वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन का 76 वर्ष की उम्र में प्रिंसटन के एक अस्पताल में निधन हो गया था। खबरें शुरू करते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान की नींव कलमे इस्लाम धर्म का मूल मंत्र पर रखी गई है। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग है। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारी संस्कृति और सोच अलग है। यही टू नेशन थ्योरी की नींव थी। देश की राजधानी इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन जनरल मुनीर ने यह बात कही। सम्मेलन में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तान के कई बड़े नेता मौजूद थे। जनरल मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को आपको जरूर सुनानी है। हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हम हिंदुओं से अलग हैं। हमारी सोच, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग है। इसी वजह से हम दो देश हैं, एक देश नहीं है। इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। हम जानते हैं कि इसकी कैसे रक्षा करना है। जनरल मुनीर ने कहा, आज तक सिर्फ 2 रियासतों की बुनियाद कलमे पर पड़ी। पहली रियासत ए तैयबा, क्योंकि तैयबा को हमारे नबी मोहम्मद साहब ने नाम दिया था। आज उसे मदीना कहते हैं। वहीं दूसरी रियासत 1300 साल बाद अल्लाह ने पाकिस्तान बनाए। आगे देखिए, वक्फ संशोधन कानून पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन करीब 1 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाएं। उन्हीं पर सुनवाई होगी। तब तक सरकार को 3 निर्देश मानने होंगे। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई जिसमें उसने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर वीएस राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा था, राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया था। आगे देखिए, मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के वन मंत्री के पोनमुडी से शैव, वैष्णव और सामान्य रूप से महिलाओं के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अश्लील कमेंट करने पर सवाल किया। कोर्ट ने ये जानना चाहा कि तमिलनाडु पुलिस ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। हाईकोर्ट पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी किए जाने के खिलाफ 2023 में ली गई रिव्यू पिटीशन की सुनवाई कर रहा था। इसी दौरान जज ने महाधिवक्ता पीएस रमन को बुलाया और पोनमुडी की अश्लील और निंदनीय टिप्पणी पर नाराजगी जताई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला देते हुए जज ने कहा कि ऐसा लगता है कि मंत्री ने पूरे होशो हवास में ये बातें कही थी। ऐसा नहीं लगता कि उनकी जुबान फिसली थी, जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगकर पूरे मामले को दरकिनार कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को चेतावनी दी है कि या तो तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें या अवमानना का सामना करें। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को करीब 26,000 बर्खास्त शिक्षकों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा, जिन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हुई है वे नई चयन प्रक्रिया पूरी होने तक पढ़ाना जारी रख सकते हैं, हालांकि उनका नाम 2016 के घोटाले मामले में नहीं आया हो। कोर्ट ने कहा, हम नहीं चाहते कि बच्चों की पढ़ाई कोर्ट के फैसले से बाधित हो। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन एसएससी को 31 मई तक भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। 31 दिसंबर तक चयन प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए।
बंगाल सरकार और एसएससी को 31 मई तक भर्ती का विज्ञापन जारी कर उसका पूरा शेड्यूल कोर्ट को सौंपना होगा। अगर तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो कोर्ट उचित कार्रवाई और जुर्माना लगाएगा। हालांकि ग्रुप सी और ग्रुप ड के नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारियों को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा इनमें से ज्यादातर कर्मचारियों पर आरोप सिद्ध हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने 2016 की भर्ती के 25,753 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था। इधर सुप्रीम कोर्ट से टीचरों को राहत दिए जाने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बर्खास्त शिक्षकों का कार्यकाल बढ़ाने के आदेश से वह खुश है। शिक्षकों से अनुरोध है कि वे चिंता न करें, समस्या का समाधान हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज गुरुवार को जयपुर, जोधपुर सहित 17 जिलों में हीटवेव की चेतावनी दी है। इनमें से 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट है। इससे पहले बुधवार को जैसलमेर में दिन का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो 6 साल में अप्रैल का सर्वाधिक तापमान रहा। मध्य प्रदेश में भी बारिश के बाद गर्मी का असर बढ़ गया है। बुधवार को प्रदेश के 9 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। सबसे गर्म रतलाम रहा, जहां तापमान 42.6 डिग्री दर्ज किया गया। आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर में भी तापमान बढ़ सकता है। उधर तेलंगाना के 28 जिलों में कम से कम 15 दिनों तक लू की आशंका है। इसे देखते हुए सरकार ने लू को आपदा घोषित कर दिया है। सरकार ने लू लगने से मरने वालों के परिजन को 4 लाख रुपए की सहायता का भी ऐलान किया है। तेलंगाना ऐसा करने वाला संभवतः देश का पहला राज्य है। गर्मी के बीच मौसम विभाग ने अब बिहार समेत देश के 24 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अनुमान जताया है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में भारी बारिश की आशंका है। वहीं छत्तीसगढ़ में ओले और बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। आगे देखिए, आम आदमी पार्टी आप के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के घर गुरुवार को सीबीआई ने छापेमारी की है। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले को लेकर हो रही है। सीबीआई ने बुधवार को आप के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत केस दर्ज किया। सीबीआई की फर्म के मुताबिक विदेशों में रहने वाले 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबरों का इस्तेमाल कर 404 बार में पार्टी को कुल 1.02 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। कई डोनर्स ने एक ही पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया, जिससे फर्जीवाड़े का संदेह है। आपने जवाब में कहा 201 विदेशी नागरिकों ने पार्टी को डोनेशन दिया। 51 ईमेल आईडी के जरिए 639 बार में 2.65 करोड़ रुपए का दान किया। सभी डोनेशन पारदर्शी तरीके से हुए हैं और उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, गुजरात चुनाव 2027 की जिम्मेदारी मिलते ही दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड हुई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि भाजपा की साजिश है। बीजेपी जानती है कि गुजरात में अब सिर्फ आप ही उन्हें चुनौती दे सकती है। आगे देखिए, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार को मध्य प्रदेश के नीमच में कहा, कहीं अशांति होती है और मुझे पता लगता है कि सीआरपीएफ तैनात है तो जीत का भरोसा रहता है। शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का देश से सफाया हो जाएगा। इसमें सीआरपीएफ जवानों की भी बड़ी भूमिका रहेगी। उन्होंने ये बातें सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस समारोह में कही। इससे पहले शाह ने शहीद स्थल पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। समारोह में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियां परेड में शामिल हुई। गृहमंत्री ने परेड की सलामी ली। शाह ने वीरता पदकों के लिए चयनित सीआरपीएफ जवानों को वीरता पदक भी दिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। अब तक 2264 जवानों ने दिया बलिदान। अमित शाह ने कहा कि सीआरपीएफ की स्थापना से अब तक 2264 जवानों ने अलग अलग मोर्चों पर देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया है। उन सभी शहीदों के परिवार को मैं कहना चाहता हूं कि 2047 में सर्वोच्च बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसमें आपके परिवारजन के बलिदान का बड़ा योगदान है। सीआरपीएफ ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब भी देश में कहीं भी अशांति होती है, गृहमंत्री होने के नाते मुझे पता चलता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है तो मैं निश्चित होकर काम करता हूं। मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ है तो विजय सुनिश्चित है। आगे देखिए, हरियाणा के भिवानी में इंस्टाग्राम रील की शौकीन पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। गला घोंटकर मारने के बाद उसे चादर में लपेटकर बाइक पर ले गए, जिसमें बॉयफ्रेंड बाइक चला रहा था।
बीच में लाश रखी और पत्नी उसे पकड़कर बैठी रही। इसके बाद उसे नाले में फेंक दिया। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में लाश ले जाते दिखने के बाद पूरे हत्याकांड से पर्दा उठ गया। पुलिस जांच में पता चला कि पत्नी की रील्स की आदतों से पति परेशान था। उसने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रील डालने से रोका था। इसी वजह से सोशल मीडिया रील्स से बने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने पूरी साजिश रची। अब इस हत्याकांड की पूरी कहानी सामने आई है। आगे देखिए, मेरठ में मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ हत्याकांड जैसी वारदात फिर हुई है। यहां पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सोते वक्त पति का गला घोटा, फिर शव के नीचे सांप को दबा दिया। सांप ने युवक को 10 बार डसा। वारदात के बाद बॉयफ्रेंड को वहां से भगा दिया और खुद दूसरे कमरे में सोने चली गई। सुबह जब घरवाले उठे तो देखा कि युवक की मौत हो चुकी थी। उसके हाथ के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। शरीर पर सांप के डसने के निशान देखकर परिजन को लगा कि युवक की मौत सांप के डसने से हुई है। बुधवार देर शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें पता चला कि युवक की मौत दम घुटने से हुई है। इसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने पहले पत्नी को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बॉयफ्रेंड का नाम बताया। फिर पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो जुर्म कबूल कर लिया। मामला बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव का है। आगे देखिए, गुजरात के पाटन जिले में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। यहां राधनपुर हाईवे पर एसटी बस ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ऑटो में सवार सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस शवों की शिनाख्त की कोशिशों में लगी हुई है। ऑटो को टक्कर मारने के बाद बस का अगला हिस्सा ऑटो पर जा चढ़ा, जिससे मृतकों के शव ऑटो में ही एक दूसरे से चिपक गए। क्रेन की मदद से ऑटो काटकर शव निकाले जा सके। शवों को पोस्टमार्टम के लिए राधनपुर रेफरल अस्पताल भेजा गया है। पाटन के पुलिस अधीक्षक वीके नाय ने बताया कि ऑटो रिक्शा में सवार सभी 6 लोगों, जिसमें चालक भी शामिल था, उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बस चालक ने एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश में नियंत्रण खो दिया था, जिससे ये हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी गई है। राधनपुर के भाजपा विधायक लविंग जी ठाकुर भी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे। आगे देखिए, टाइम मैगजीन ने बुधवार को साल 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की। इसमें बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को जगह मिली है। हालांकि इस बार लिस्ट में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया है। पिछले 21 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने टाइम मैगजीन में मोहम्मद यूनुस के लिए लिखा कि वह बांग्लादेश को मुश्किलों से बाहर निकाल रहे हैं और मानवाधिकारों को बहाल कर रहे हैं। यूनुस जवाबदेही की मांग करने के साथ ही स्वतंत्र समाज की नींव रख रहे हैं। प्रभावशाली लीडर्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कारोबारी इलॉन मस्क को भी जगह मिली है। इस बार ट्रंप प्रशासन के 6 सदस्य लिस्ट में शामिल है। ट्रंप को इससे पहले टाइम मैगजीन ने 2016 और 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। 2025 की लिस्ट में मशहूर सिंगर ईडी शीरीन, अमेरिकी एक्टर और सिंगर स्कारलेट जोहानसन, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को भी शामिल किया गया है। आगे देखिए, अमेरिका की फाइनेंस कंपनी फैनी मै ने 700 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इसमें 200 कर्मचारियों को नैतिक आधार पर नौकरी से निकाला गया है, जिनमें से ज्यादातर तेलुगु है। इन पर आरोप है कि ये चैरिटेबल मैचिंग ग्रांट्स प्रोग्राम से जुड़ी गड़बड़ी में शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कर्मचारियों ने कंपनी के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। इनमें से कई कर्मचारी तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ताना से जुड़े हुए हैं। भारतीय मूल के 3 अमेरिकी सांसद सुब्रमण्यम, राजा कृष्णमूर्ति और श्री थानेदार ने लेटर लिखकर कंपनी से इस बारे में जवाब मांगा है। उन्होंने लिखा, हम हाल ही में फैनी मै से की गई बर्खास्तगी के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। इसका भारतीय अमेरिकी समुदाय पर असर पड़ा है। पूरी तरह से जांच किए बिना ही दर्जनों तेलुगु कर्मचारियों की सेवा खत्म कर दी गई है। अमेरिकी कंपनी ने तेलुगु कर्मचारियों को क्यों निकाला? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई कर्मचारियों पर तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ताना के साथ मिलकर कंपनियों को धोखा देने और फंड का दुरुपयोग करने का आरोप है। ताना के अलावा और भी संगठन जांच के दायरे में है। आरोप है कि कुछ कर्मचारियों ने कथित तौर पर कुछ धर्मार्थ संगठनों के साथ मिलकर फर्जी रिकॉर्ड बनाए और मैचिंग फंड को अपने पास वापस ट्रांसफर किया। FBI और जस्टिस डिपार्टमेंट इस मामले की जांच कर रही है। फैनी मै के साथ काम करने वाले कुछ लोगों ने मीडिया को बताया कि यह छटनी 9 और 10 अप्रैल को की गई थी। कंपनी प्रेसिडेंट बोली, हम कर्मचारियों को हाई स्टैंडर्ड पर रखते हैं।
कंपनी की प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रिसिला अल्मोडोवर ने कहा, मैं डायरेक्ट विलियम पुल्टे को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने फैनी मै में अनैतिक आचरण को जड़ से खत्म करने का अधिकार दिया। हम अपने कर्मचारियों को हाई स्टैंडर्ड पर रखते हैं और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। फैनी मै में की गई छटनी जनवरी में एप्पल में की गई छटनी के जैसे ही है। एप्पल ने क्यूपर्टिनो स्थित अपने मुख्यालय से लगभग 50 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था, जिनमें कुछ भारतीय भी शामिल थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल धोखाधड़ी की है। आगे देखिए, ब्रिटेन में अब ट्रांसजेंडर को महिला नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महिला होने की कानूनी परिभाषा पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जो जन्म से महिला यानी बायोलॉजिकल फीमेल है, उसे ही महिला माना जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से ट्रांसजेंडर अधिकारों पर लंबे समय तक असर पड़ेगा। कोर्ट ने समानता अधिनियम 2010 की व्याख्या करते हुए बताया कि महिला और लिंग शब्द बायोलॉजिकल फीमेल और बायोलॉजिकल जेंडर को बताते हैं। 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया। बेंच में शामिल जज पैट्रिक हॉज ने कहा कि यह एक्ट ट्रांसजेंडर लोगों को उनके साथ जेंडर के आधार पर होने वाले भेदभाव से संरक्षण देता है। आगे देखिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड जेडी वेंस भारत दौरे 21 से 24 अप्रैल के दौरान जयपुर आएंगे। व्हाइट हाउस ने उनके दौरे की पुष्टि की है। वेंस भारत दौरे में नई दिल्ली, जयपुर के साथ आगरा भी जाएंगे। सूत्रों के अनुसार वेंस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर आ सकते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की विजिट को लेकर जयपुर में सुरक्षा एजेंसियों का मूवमेंट बढ़ गया है। जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले 24 घंटे में अमेरिकी एयरफोर्स के 2 विमानों की लैंडिंग हुई है। आगे देखिए, यूक्रेन ने रूस की तरफ से जंग लड़ रहे चीनी सैनिकों को मीडिया के सामने पेश किया। पिछले 3 साल चल रही रूस यूक्रेन जंग में ऐसा पहली बार हुआ। यूक्रेन ने पिछले हफ्ते जंग लड़ रहे 2 चीनी नागरिकों को पकड़ने का दावा किया था। हालांकि चीन ने अपने नागरिकों के जंग में शामिल होने की बात से इनकार कर दिया था। इसके बाद यूक्रेन ने इन युद्धबंदियों को मीडिया के सामने परेड कराने का फैसला किया। इसके लिए यूक्रेन ने युद्धबंदी कानून भी तोड़ा है। युद्धबंदियों की पहचान उजागर करना और उन्हें कैमरों व पत्रकारों के सामने पेश करना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन माना जाता है। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि उनकी खुफिया एजेंसी ने 155 चीनी नागरिकों की पहचान की है जो रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहचान में आए सभी लोगों के नाम और पासपोर्ट की जानकारी उनके पास है। जेलेंस्की के मुताबिक रूस सोशल मीडिया के जरिए चीनी नागरिकों की भर्ती कर रहा है। चीन को भी इस बात की जानकारी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ये जानने की कोशिश कर रहा है कि भर्ती करने वालों को बीजिंग की तरफ से निर्देश मिल रहे हैं या नहीं। इससे पहले जेलेंस्की ने 8 अप्रैल को जंग में शामिल 2 चीनी नागरिकों का वीडियो शेयर किया, जिन्हें यूक्रेन ने पकड़ा था। आगे देखिए, अमृतसर में गुरुवार को फ्रांसीसी राजदूत थियरी माथु ने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में दर्शन किए। उन्होंने गुरबानी कीर्तन का आनंद लिया। श्री गुरु रामदास जी के लंगर में भी शामिल हुए। शिरोमणि कमेटी के सचिव और उप सचिव श्री प्रताप सिंह ने उनका विशेष स्वागत किया। इस दौरान जसविंदर सिंह जस्सी और अन्य अधिकारियों को श्री दरबार साहिब का स्वर्णिम मॉडल भेंट किया गया। उन्हें लोई और धार्मिक पुस्तकें भी प्रदान की गईं। राजदूत माथु ने कहा कि वे इस पवित्र स्थान पर आकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने शिरोमणि कमेटी द्वारा दिए गए सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सूचना अधिकारी श्री रणधीर सिंह, सरदार जतिंदर पाल सिंह और सरदार सतनाम सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आगे देखिए, फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 की टीम ने एक विदेशी नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब 10-12 दिन पहले ही भारत आया था। भाई भी तस्करी में शामिल है। पुलिस ने आरोपी से कोकीन बरामद की है। जानकारी के अनुसार नाइजीरिया के रहने वाले 33 वर्षीय फ्रेडरिक के पास से 4 ग्राम कोकीन बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार 16 अप्रैल को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। आरोपी को एनआईटी गोल चक्कर टाउन नंबर 5 से पकड़ा गया। 12 दिन पहले नाइजीरिया से भारत आया। फिलहाल आरोपी फरीदाबाद के सेक्टर -77 में रह रहा था। पुलिस ने एनआईटी थाने में नशा तस्करी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपी करीब 10-12 दिन पहले ही नाइजीरिया से भारत आया था। उसका भाई दिल्ली में रहता है। भाई भी नशा तस्करी में शामिल है। आरोपी ने बताया कि यह कोकीन वो अपने भाई से दिल्ली में लेकर आया था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। आगे देखिए, हरियाणा के करनाल के युवक की सिंगापुर में अचानक मौत हो गई। 23 साल का युवक मनीष 7 महीने पहले सिंगापुर गया था।
पिता ने उसे विदेश भेजने के लिए जमीन बेची और कर्ज भी लिया था। इस पर 15 लाख रुपए खर्च हुए थे। अब बेटे की मौत के बाद उसकी लाश वापस मंगाने के लिए भी लोगों से 5 लाख रुपए इकट्ठे करने पड़े। सिंगापुर पुलिस ने कहा कि मनीष की मौत पानी में डूबने से हुई। हालांकि परिवार इसे सच नहीं मान रहा है। उनका कहना है कि आखिरी बार मनीष ने उनसे अपने कमरे से बात की थी, मगर जहां डूबने की बात कही जा रही है वो वहां से काफी दूर है। वहीं लाश के घर पहुंचने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।